हेलो। दिस साइड रश्मि, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां मिलता है मोटिवेशन, लर्निंग और एक नई सोच. Let's grow together and let's become the best version of yourself. So in today's video, we are diving into an important topic from MSc Geology. And this topic is not only essential for your semester exam, but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR NET Life Sciences. So grab your notebooks and stay focused and let's make learning geology both interesting and simple. So don't forget to like, share and subscribe for more such helpful content. Okay, let's get started. तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज एक्सटेंट ऑफ एम्फीबियंस. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड हैं आज का टॉपिक. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ एम्फीबियंस में हम लोग देखेंगे ओवरव्यू ऑफ मेजर ग्रुप्स, अडाप्टेशंस, एक्सटेंशंस एंड इम्पॉर्टेंस इन वर्टेब्रे एंड इवोल्यूशन. ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि एम्फीबियंस क्या है. तो एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स, टॉड्स और सैलमेंडर्स हमारे इकोसिस्टम का क्या है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं. लेकिन आज के टाइम पे इनकी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से क्या हो रही है, कम हो रही है. तो कई स्पीसीज़ तो एक्सटेंट भी हो चुकी हैं. तो जैसा कि टॉपिक का नाम ही एक्सटेंट एम्फीबियंस, मतलब ऐसे एम्फीबियंस जो क्या हैं, गायब हो चुके हैं. तो ऐसे मतलब कई एम्फीबियंस जो हैं ऑलरेडी एक्सटेंट भी हो चुके हैं. किसकी वजह से? लाइक क्लाइमेट चेंज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से एंड हैबिटेट लॉस मतलब उनकी जगह छिन जाना, उसकी वजह से, हैबिटेट लॉस की वजह से और डिसीज़ जैसे फैक्टर्स इनके सर्वाइवल को क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है. तो चलिए हम देखेंगे अब इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो जैसे इंट्रोडक्शन, एम्फीबियंस का जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ एक ग्रुप का लॉस नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का क्या कर देता है, बैलेंस बिगाड़ देने का सिग्नल है, बिगड़ने का सिग्नल है. तो जैसे अब इकोसिस्टम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना. तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं. तो एम्फीबियंस जो थे वो सबसे पहले वर्टेब्रेट्स थे. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एम्फीबियंस क्या थे, अर्लीस्ट वर्टेब्रेट थे जो जिन्होंने ट्रांजिशन किया पानी से लैंड की तरफ इन्होंने ट्रांजिशन किया. एंड जो टर्म एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस है वो क्या रेफर करता, प्री हिस्ट्रिक एम्फीबियंस को, मतलब पुराने ज़माने के एम्फीबियंस को रिप्रेजेंट करता है. या हम कह लें कि ऐसे एम्फीबियंस जो आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है. एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस का क्या मतलब है? एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस मतलब जो एम्फीबियंस क्या हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं. ठीक है, तो उनको क्या कहेंगे, एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस, यानी कि पुराने ज़माने के एम्फीबियंस. ठीक है, और ये जो एम्फीबियंस थे वो कब से कब तक रहे थे, वो पैलाजोइक एरा एंड मीजोजोइक एरा में थे. मतलब इतने पुराने थे, इतनी पुराने साल, ये इतनी पुरानी जो है, सालों पुरानी बात हो चुकी है कि ये पैलाजोइक एंड मीजोजोइक एरा में थे. तो पैलाजोइक से एरा से मतलब है 541 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है. एंड मीजोजोइक एरा का मतलब है 252 मिलियन ईयर्स एगो की बात हो रही है. मतलब 252 से लेके 66 मिलियन ईयर्स के बीच की ये बात है. मतलब इतनी पुरानी ये बात है, या इतने पुराने साल पहले की ये बात है. तब ये थे प्रेजेंट. कौन? ये जो एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो एम्फीबियंस थे ये डाइवर्स थे. मतलब आज के जो एम्फीबियंस हैं, जो मॉडर्न एम्फीबियंस हैं, उनसे ज़्यादा ये डाइवर्स थे, बड़े भी थे एंड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी थे मॉडर्न एम्फीबियंस. अब मॉडर्न एम्फीबियंस क्या है जो आज की डेट में प्रेजेंट है, क्या? जैसे फ्रॉग हो गया, टॉड हो गया. ये देखिए, फ्रॉग हो गया, जैसे क्या हो गया, फ्रॉग हो गया. ओ शिट, ये बार क्या हो जा रहा है, लेट मी चेक. फ्रॉग हो गया, टॉड हो गया, सैलमंडर हो गया एंड सिसिलियन हो गया. तो ये जो है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये मॉडर्न एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, और इनमें क्या हुआ था, इनमें लाइनेज प्रेजेंट थी, जो कि लाइनेज प्रेजेंट थी वो भी हल्के हल्के क्या हो गए, इनमें पहले जो एम्फीबियंस थे उनमें लाइनेज प्रेजेंट थी. ठीक है, वो डाइवर्सिटी मतलब वो हल्के हल्के वो भी इवेंचुअली क्या हो गई, ख़त्म हो गई. ओके, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये मॉडर्न एम्फीबियंस के एग्जाम्पल हैं जो आज की डेट में प्रेजेंट हैं. ये हो गया फ्रॉग, लेट मी शो यू. ये हो गया फ्रॉग, ये हो गया सैलमेंडर, ये हो गया टॉड, ये हो गया न्यूएड, ये हो गया सिसिलियन. तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मॉडर्न एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स हैं. गॉट इट?
अब हम एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि इनका एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड कैसा था। तो जो अर्लीस्ट नोन एम्फीबियंस थे, ऐसा माना जाता है कि जो अर्लीस्ट नोन एम्फीबियंस थे यानी कि जो सबसे पहले एम्फीबियंस आए थे, वो ऐसा माना जाता है वो इवॉल्व हुए थे किससे? लोब्ड फिन फिशेस से। किससे इवॉल्व हुए थे? लोब्ड फिन फिशेस से इवॉल्व हुए थे। लोब्ड फिन फिशेस से इवॉल्व हुए थे। वो भी कब इवॉल्व हुए थे? इवॉल्व हुए थे लेट डिबोनियन पीरियड से। तो ऐसा था, यानी कि जितनी क्या हुआ है कि मतलब एक स्पेसिफिक नंबर को नाम दे दिया गया है कि अगर इतने साल पुरानी ये बात है तो उसको नाम दे दिया। जैसे हमने पैलेज़ोइक एरा में देखा कि 541 मिलियन ईयर्स एगो, मीज़ोज़ोइक एरा में देखा 252 मिलियन ईयर्स एगो। वैसे ही लेट डिबोनियन पीरियड का मतलब है ये बात जो है वो 360 मिलियन ईयर्स पुरानी है। मतलब तब ऐसा पाया गया था कि अर्लीस्ट नोन एम्फीबियंस जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं लोब्ड फिन फिशेस से। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, अब ये जो ट्रांजिशनल एनिमल्स थे, ट्रांजिशनल एनिमल्स मतलब जैसा क्या, लोब्ड फिन फिशेस से हल्के हल्के जो एम्फीबियंस की तरफ आ रहे थे, लोब्ड फिन फिशेस से जो एम्फीबियंस की तरफ, मतलब ट्रांजिशन का मतलब होता है लोब्ड फिन फिशेस से एम्फीबियंस का बनना, दैट इज ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन एनिमल्स थे, उनके पास क्या था? लंग्स भी था, ठीक है, लिम्ब लाइक फिन्स भी थे और इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी थे। मतलब ये जो एम्फीबियंस थे वो पहले इस टाइप से दिखते थे, थोड़ा लोब्ड फिन, थोड़ा सा इनके अंदर फिशेस वाला कैरेक्टर, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता ही है कि जो पहले वाले एम्फीबियंस थे वो ज़्यादा डाइवर्सिटी भी शो करते थे एंड कॉम्प्लेक्सिटी भी, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो आज के एम्फीबियंस से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। गॉट इट? अच्छा, अब इनका नाम कैसे पड़ गया लैबिरिंथोडोंटिया? मतलब अभी हम लोग मेजर ग्रुप पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस का, तो उसमें जो मेजर ग्रुप पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस का, उसमें एक ग्रुप है दैट इज़ लैबिरिंथोडोंटिया। आज हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं और बहुत ज़्यादा नेम हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो मैंने लॉन्ग के हिसाब से सिर्फ एक ही ग्रुप लिया है। और तो या तो लैबिरिंथोडोंटिया, इनका नाम इस वजह से पड़ा कि इनके जो दांत हैं, इनका जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो ये डायग्राम देख पा रहे हैं, बहुत इजी भी है, आप चाहो तो आप इस एग्जाम में बना भी सकते हो। तो ये डायग्राम आप एक पेज में आराम से बनाना बड़ा सा, तो लॉन्ग आंसर में आप बनाएंगे तो इसका जो है अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक हमारे पास, ठीक है। तो अब हम मेजर ग्रुप्स देखेंगे एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस के। तो वैसे तो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप लिया है दैट इज़ लैबिरिंथोडोंटिया। एक ग्रुप लिया है लैबिरिंथोडोंटिया, क्योंकि इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप फिर बहुत ज़्यादा आपको लगे कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि इसमें सारे नेम एक से लग रहा है। फिर अभी ये एक ग्रुप पढ़ रही हूँ, इसमें भी ये सब ग्रुप में डिवाइडेड है। तो ऐसे करके सारे ग्रुप्स जो हैं वो सब ग्रुप में डिवाइडेड है, तो बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नोट्स बन रहे थे। तो इसी वजह से मैंने आपके लिए आसान किया है, मैंने सिर्फ एक ही लिया है। अगर आप और ज़्यादा लॉन्ग, अगर आपको इतना याद हो जाता है तो आप अगर और लॉन्ग आंसर बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे ग्रुप्स को पढ़ सकते हैं। एंड मैंने इतना ही पढ़ा है और मैं इतना ही मैंने अपने नोट्स में भी इंक्लूड किया है और मैं इतना ही एग्ज़ाम्स में लिख कर आऊँगी, ठीक है। तो लैबिरिंथोडोंटिया जो है हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही ग्रुप पढ़ेंगे इसमें, जो एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस हो चुके हैं, जो एम्फीबियंस गायब हो चुके हैं, जो आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें जो हम सबसे पहला ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लैबिरिंथोडोंटिया। गॉट इट? तो इसका हमने नाम देखा कि कैसे पड़ गया लैबिरिंथोडोंटिया। इनका नाम इनके दांतों की वजह से पड़ा, इनके जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो है ये भी बहुत, मतलब ये कोई छोटा ग्रुप नहीं था, ये भी इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। एंड ये प्रिमिटिव ग्रुप था एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस का, ठीक है। और ये भी कब था, ये कब जिंदा था? ये जिंदा था लेट डिबोनियन पीरियड में। अभी हम लेट डिबोनियन पीरियड पर क्या है, दैट इज 360 मिलियन ईयर्स अगो, 360 मिलियन ईयर्स अगो की बात हो रही है, ठीक है। लेट डिबोनियन पीरियड में ये जिंदा था, ठीक है। नाम हमें पता है कहाँ से आया, इनका नाम आया, इनके टूथ स्ट्रक्चर से नाम आया, ठीक है। और इनके पास देखो टूथ स्ट्रक्चर इनका कॉम्प्लेक्स होता है, हैवी स्कुल होती है, आप देख पा रहे हो इनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। एक्सटर्नल आर्मोर होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रे, इनकी जो वर्टिब्रे होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप देख पा रहे हो ना इनका स्ट्रक्चर कितना, आज के एम्फीबियंस इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, ओके। समझ में आया आपको? अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है वहीं पे आपको सॉल्व करके दिखाऊँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब ग्रुप ऑफ लैबिरिंथोडोंटिया। तो ये ग्रुप भी आगे 3 ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। तो जो है पहला हम पढ़ने जा रहे हैं टेम्नोस्पोंडाइली, वर्ड टेम्नोस्पोंडाइली।
टैमनोस्पॉन्डाइली, तो इसमें हम 2 एग्जाम्पल्स याद करेंगे। टैमनोस्पॉन्डाइली, आगे की स्लाइड में आपको इसकी पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगी। टैमनोस्पॉन्डाइली में हमारे पास है एग्जाम्पल्स हैं एरायोप्स एंड मेटापोसॉरो, एरायोप्स एंड मेटापोसॉरो, ठीक है। तो इसमें ये भी जो है मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है अमंग लेबिरिंथोडॉन्ट्स, यानी कि लेबिरिंथोडॉन्ट्स में सबसे ज़्यादा स्पीसीज इस वाले ग्रुप में प्रेजेंट रहती है, मतलब इस वाले ग्रुप में इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। ये सबसे मोस्ट डाइवर्स का मतलब है इसमें जो डाइवर्सिटी है, इसमें जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, मतलब लेबिरिंथोडोंटिया का मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, टैमनोस्पॉन्डाइली, ठीक है। अब इसमें इस ग्रुप में आपको स्मॉल एक्वेटिक फॉर्म से लेके लार्ज सेमी टेरेस्ट्रियल स्पीसीज भी मिल जाएंगे। सेमी टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, लाइक टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड पे रहने वाले, तो सेमी टेरेस्ट्रियल मतलब थोड़ा सा पानी में भी वो डिपेंडेंट रहते हैं, पानी में भी रह लेते हैं लेकिन लैंड पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हम सेमी टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, ठीक है। और फाउंड ग्लोबली इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, लेकिन हमें ये मिलेंगे कहाँ, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में ही मिलेंगे। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट तो समझ में आता होगा, लाइक रिवर, लेक्स, ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में आ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है रायोप्स एंड मेटापोसॉरस, ठीक है। आपको ये अगली स्लाइड में पिक्चर देखने को मिल जाएंगी रायोप्स एंड मेटापोसॉरस की। तो अगला जो सब ग्रुप है हमारे पास लेबिरिंथोडॉन्ट्स का, दैट इज एंथ्राकोसॉरिया, एंथ्राकोसॉरिया। अब ये कैसे होते हैं, ये रेप्टाइल लाइक एम्फीबियंस होते हैं, लेकिन ये रेप्टाइल होते नहीं हैं, लेकिन ये रेप्टाइल लाइक होते हैं। देखने में आपको लगेगा कि अच्छा ये रेप्टाइल हो सकता है, लेकिन ये रेप्टाइल नहीं होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं, और ये एमनायोड्स के एंसेस्टर होते हैं। किसके, एमनायोड्स के। अच्छा आपको पता है एमनायोड्स क्या होते हैं, एमनायोड्स हो गए रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, तो इन्हें यानी कि एंथ्राकोसॉरिया को किसका एंसेस्टर माना जाता है, रेप्टाइल्स और मैमल्स का क्या माना जाता है, रेप्टाइल्स और मैमल्स का एंसेस्टर माना जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए एंथ्राकोसॉरिया क्या है, मोर रेप्टाइल लाइक एम्फीबियंस, यानी कि ये रेप्टाइल ज़्यादा लगते हैं देन एम्फीबियंस से, लेकिन ये आते किस कैटेगरी में, ये एम्फीबियन कैटेगरी में आते हैं। ये भी टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वाटिक, इसमें टेरेस्ट्रियल मतलब ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि इनको माना जाता है एंसेस्टर ऑफ एमनायोड्स, यानी कि रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इसका जो एग्जाम्पल है प्रोटैरोगायरिनस, ये आपको इसको पिक्चर देखने को मिल जाएगी अगली स्लाइड में, इसको पिक्चर देखने मिल जाएगी आपको इनकी, ये आप देख सकते हैं। ये जो पिक्चर है ये एरायोप्स की पिक्चर है, किसकी, एरायोप्स, और ये मेटापोसॉरस। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये कौन से, ये जो है सब ग्रुप कौन सा है, ये सब ग्रुप है टैमनोस्पॉन्डाइली, क्या है, व्हाट्स रॉन्ग। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं एरायोप्स एंड मेटापोसॉरस, ये एग्जाम्पल कौन से सब ग्रुप के हैं, ओके ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो सब ग्रुप किसके हैं, कौन, टैमनोस्पॉन्डाइली, ये इस ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये इस ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ एग्जाम्पल किसका है, ये एंथ्राकोसॉरिया ग्रुप का एग्जाम्पल है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये प्रोटोगायरिनस की पिक्चर है, प्रोटैरोगायरिनस की पिक्चर है, और ये एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है, मतलब ये एम्फीबियन आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर आपको लग रहा है कि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे बता दीजिए, मैं एक टॉपिक मतलब अच्छे से एक्सप्लेन, मैं अभी कोशिश कर रही हूँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं किसी वर्ड का मतलब वर्ड की डेफिनेशन भी वहीं पर बताऊँ तो आप मुझे बताइए, मतलब ऐसे मैं बताती नहीं हूँ ना, हो सकता है आपको पहले से उस वर्ड का मतलब पता हो, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा तो फिर मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे ये टफ वर्ड्स जो हैं इनकी भी डेफिनेशन साथ में बता के चलूँ कि ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है, तो आप मुझे बताइए, मैं और डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ अभी कि फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर जिनको आता है वो लगेंगे क्या ये, मतलब उनका टाइम वेस्ट काइंड ऑफ थिंग, ऐसे इस वजह से मैं नहीं बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल लाइक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके चलूँ तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसे भी पढ़ा सकती हूँ। ओके नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड सब ग्रुप है लेबिरिंथोडॉन्ट्स का, दैट इज़ लेपोस्पॉन्डाइली, ये भी सब ग्रुप है, ठीक है, ये सब ग्रुप यानी कि 3 सब ग्रुप हैं, एक तो टैमनोस्पॉन्डाइली, एक एंथ्राकोसॉरिया, एक ये लेपोस्पॉन्डाइली, 3 सब ग्रुप हैं लेबिरिंथोडॉन्ट्स के जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आप इतना ही लिख के आइएगा, आप बस एग्जाम्पल्स के नाम लिख के आइएगा, उनके बारे में लिख के आइएगा। अब ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये पहली पिक्चर जो है वो है माइक्रोब्राचिस की, एंड जो
सेकेंड पिक्चर है ये वाली, ये पिक्चर है माइक्रोब्रैचिस की एंड ये पिक्चर है डिप्लोकॉलस की। तो इस ग्रुप के दो एग्जाम्पल हैं, डिप्लोकॉलस एंड माइक्रोब्रैचिस। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम दो लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो ये जो थे लेपोस्पोंडाइली में जो आते हैं, इनकी जो स्पीसीज होती है लेपोस्पोंडाइली की, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल और इलोंगेटेड होती हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबी, बॉडी लंबी होती है, एंड ये एम्फीबियंस होते हैं। और इनमें यूनिक वर्टिबल स्ट्रक्चर होता है। कैसा? यूनिक वर्टिबल स्ट्रक्चर होता है। और ये कब जिंदा रहते? ये कार्बोनीफेरस पीरियड में क्या थे? जिंदा थे। यानी कि ये इसका क्या मतलब हुआ? ये 360 से लेके 300 मिलियन ईयर्स साल पुराने हैं, तब ये जिंदा थे। ठीक है, समझ में आया? लेपोस्पोंडाइली समझ में आया आपको? इनके दो एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसे, मतलब ये इतने ढेर से एग्जाम्पल मैं कैसे लर्न करती हूँ, तो मैं अपनी ट्रिक भी आपको बता दूंगी। आप बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि यस मैम, मुझे आपकी ट्रिक जाननी है कि आप कैसे लर्न करते हो। क्योंकि इसलिए ये ऐसे एक टॉपिक में कम एग्जाम्पल लग रहे हैं, लेकिन ऐसे हम जब और टॉपिक पढ़ते जाते हैं तो फिर ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स इकट्ठा हो जाते हैं। और हम जब ज़्यादा पढ़ते हैं तभी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। बोलते नहीं कि पढ़ाई करोगे तभी कन्फ्यूज़न होगी, जब पढ़ाई नहीं करोगे तो कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। यस, लाइक दैट। तो यह हमारे पास जो अगला, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल अडेप्टेशन। तो पहले हम बात करेंगे एनाटॉमिकल अडेप्टेशन की। तो एनाटॉमिकल अडेप्टेशन का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर या फिजिकल फीचर्स में ऐसे चेंजेस जो उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप्ड हुई हो ताकि वो सर्वाइव कर सके। आपको समझ में आया क्या नहीं आया? एनाटॉमिकल अडेप्टेशन का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी स्ट्रक्चर या फिजिकल फीचर्स में ऐसे चेंजेस जो उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से डेवलप्ड हुई हो ताकि वो क्या कर सके? सर्वाइव कर सके। चलिए इसको एग्जांपल के हेल्प से आपको समझा देती हूँ। कैमल का लॉन्ग नेक और हम्ड बैक, आपने कैमल का लॉन्ग नेक और हम्ड बैक तो देखा ही होगा। वो क्यों होता है? ताकि वो डिज़र्ट में वाटर स्टोर करने और फूड को रीच करने में क्या करता है? काम करता है, काम आता है। समझ में आया? अब हम बात करेंगे फंक्शनल अडेप्टेशन की। तो फंक्शनल अडेप्टेशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म के इंटरनल प्रोसेस या फंक्शंस में ऐसे चेंजेस जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। फिर से बताती हूँ, फंक्शनल अडेप्टेशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म के इंटरनल प्रोसेसेस या फंक्शंस में ऐसे चेंजेस जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। कैमल का कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना ताकि पानी बचा सके, या फ्रॉग का हाइबरनेशन करना विंटर्स में। समझ में आया? तो इसको हम फंक्शनल अडेप्टेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे लिम्स विद डिजिट्स इवॉल्व हो गए रिप्लेस करने के लिए, फिन्स को रिप्लेस करने के लिए, ताकि वो लोकोमोशन कर पाए लैंड पर, ताकि वो लोकोमोशन कर पाए लैंड पे। पेल्विक ग्रिडल्स आ गए, पेल्विक ग्रिडल्स जो थे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और कनेक्टेड हो गए किससे? वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, लंग्स इवॉल्व हो गए एयर ब्लैडर से, या फिर लंग्स इवॉल्व हो गए किसके लिए? एरियल रेस्पिरेशन के लिए। डेवलपमेंट हो गया ईयर्स का फॉर डिटेक्टिंग एयरबॉर्न साउंड, एंड डबल सर्कुलेशन सिस्टम इवॉल्व हो गया सपोर्ट करने के लिए क्या? टेरेस्ट्रियल लाइफ, ताकि वो टेरेस्ट्रियल लाइफ को सपोर्ट कर सके। डबल सर्कुलेशन सिस्टम इवॉल्व हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजिकल रोल्स। अब हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल रोल्स क्या होते हैं। आपने इकोलॉजिकल रोल्स के बारे में कभी इससे पहले सुना है कि नहीं सुना है? तो मैं बताती हूँ। इकोलॉजिकल रोल का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल रोल का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म का अपना इकोसिस्टम में काम या फंक्शन, मतलब अपने इकोसिस्टम में काम या फंक्शन किसका? एक ऑर्गेनिज्म का। यानी वो नेचर के बैलेंस मेंटेन करने में क्या रोल प्ले करता है, उसको हम क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल रोल। लाइक ये रोल कुछ भी हो सकता है, लाइक फूड चेन में हो सकता है, न्यूट्रिएंट साइकिल में हो सकता है, पॉलिनेशन सीड में हो सकता है, सीड डिस्पर्जल में हो सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हो सकता है, या हैबिटेट मेंटेन करने में हो सकता है। तो इसको हम इकोलॉजिकल रोल कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें, फ्रॉग है,
फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। तो ये क्या हो गया, एक इकोलॉजिकल रोल हो गया ना। ये अर्थवॉर्म जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल में काम आ रहा है ना। तो बेसिकली इकोलॉजिकल रोल बताता है कि एक स्पीसी नेचर के सिस्टम में अपना काम कैसे करता है, दैट इज इकोलॉजिकल रोल। आई होप आपको समझ में आया होगा इकोलॉजिकल रोल क्या होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस थे इनका इकोलॉजिकल रोल्स क्या था। तो ऑक्यूपाई किया वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल निशेज, मतलब भाई इन्होंने अपने अपने इकोलॉजिकल निशेज बना रहे, लाइक एक्वेटिक अलग हो गए, सेमी एक्वेटिक अलग हो गए, टेरेस्ट्रियल अलग हो गए। तो ये क्या बन गए, ये निशे बन गए, ठीक है। अच्छा, कुछ लार्ज प्रेडेटर्स थे कुछ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, यानी कि कुछ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लार्ज प्रेडेटर्स हो गए, कुछ स्मॉल इंसेक्टिवोरस बन गए। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट खाएं, डेट्रीवोर्स जो लाइक डेड ऑर्गेनिक मैटर खाएं। समझ में आया? आई होप आपको इकोलॉजिकल रोल समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रीजंस फॉर एक्सटेंशन। क्या क्या कारण थे कि एम्फीबियंस या एम्फीबियंस एक्सटेंट हो गए, गायब हो गए, आज की डेट में प्रेजेंट क्यों नहीं है। एक तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज, ड्यूरिंग ऑफ ड्राइंग ऑफ वेटलैंड्स, ड्राइंग ऑफ वेटलैंड्स की मतलब जो सूखा पड़ जाना, वॉल्केनिक एक्टिविटी ने भी इफेक्ट उनका सर्वाइवल को इफेक्ट किया। कंपटीशन, कंपटीशन एक बहुत ही मतलब बड़ा रोल, बड़ा कॉज है किसका, एक्सटेंशन का, कि ये जो जातियां हैं ये विलुप्त हो गई, ठीक है। लो अडेप्टेबिलिटी इन्वायरमेंटल चेंजेस में, कि मतलब अगर चेंजिंग इन्वायरमेंट में खुद को अडेप्ट ना करवाना भी, अडेप्ट ना कर पाना, वो भी एक रीज़न हो सकता है ना गायब होने का, एक्सटेंट होने का, कि भाई चेंजेस हो रहे थे आप उसमें अडेप्ट ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। हमारे पास है इम्पॉर्टेंस इन वर्टेब्रेट इवोल्यूशन, कि मतलब क्या इम्पॉर्टेंट है वर्टेब्रेट इवोल्यूशन में एम्फीबियंस की। तो इन्होंने जो है इन्होंने हमें मॉडर्न एम्फीबियंस दिए, और इन्हीं की वजह से शुरुआत हुई रेप्टाइल्स एंड मैमल्स की। एंड इन्होंने एवोल्यूशन किया लिम्स का फ्रॉम फिन्स से, यानी कि फिन्स से एवोल्यूशन किया लिम्स का, यानी कि पहले क्या हुआ करते थे, फिन्स हुआ करते थे, अब क्या है, अब लिम्स प्रेजेंट है इनकी। और डेवलपमेंट हो गया लंग्स का, अब लंग्स का डेवलपमेंट हो गया। एंड अब जो है एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ भी बढ़ रहा है, मतलब वाटर से लैंड की तरफ भी बढ़े। तो ये जो है एवोल्यूशन देखने को हमें मिला। समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास है फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड, तो हमें इनका फॉसिल रिकॉर्ड ज़्यादातर देखने को मिलेगा यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में एंड ग्रीनलैंड में, यानी कि हमको एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस का जो फॉसिल है वो हमको यूरोप में देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा एंड ग्रीनलैंड में मिलेगा। तो ये फॉसिल्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं, फॉसिल्स हेल्प करते हैं रिकन्स्ट्रक्ट करने में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ वर्टेब्रेट्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ वर्टेब्रेट, ठीक है। तो ये जो है रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ वर्टेब्रेट। तो ये बस यहीं पे ये जो हमारा लास्ट स्लाइड है। तो दोस्तों एम्फीबियंस का एक्सटेंशन सिर्फ एक स्पीसीज़ का लॉस नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ने का वार्निंग सिग्नल है। अब हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि जो स्पीसीज़ बची हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो। आपका एक छोटा सा स्टेप, जैसे पोल्यूशन कम करना, वेटलैंड्स को बचाना, इनका सर्वाइवल में बड़े रोल प्ले करता है, इनके सर्वाइवल में बड़ा रोल प्ले करता है किसके, एम्फीबियंस के। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेचर को रिस्पेक्ट करो और सेव रखो, ठीक है। एम्फीबियंस के बिना हमारा इकोसिस्टम अधूरा है, और अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो शायद फ्यूचर जनरेशन इन्हें सिर्फ बुक्स में ही देखेंगे, एंड छोटे छोटे एफर्ट्स मिलके बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। तो चलिए मिलके इनकी कहानी को एक्सटेंड होने से बचाएं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।